फुल्यांच्या, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांच्या, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांच्या, छत्रपती शाहू महाराजांच्या। बंजारा समाज आगे बढ़ो, एसटी एसटी ओबीसी आगे बढ़ो, एसटी एनटी डीटी आगे बढ़ो। आरक्षण आमच्या हक्काचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं। ये जो प्रोग्राम है ये आरक्षण हक्क कृति समिति, जिसमें सभी समूहों के लोग शामिल है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डीएनटी, एनटी, एसबीसी, ओबीसी। ये मेरा ख्याल है ऐसे बहुत कम समय हैं जहाँ इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग या इतने सारे समूहों के लोग किसी एक इशू पे इकट्ठा हुए हैं। वैसे 2 साल पहले ये परंपरा, ये ट्रेडिशन नागपुर में हमने शुरू की थी। एक फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म, वो अभी है। उसके तरफ से भी जो कॉमन इश्यूज़ है, जिसमें माइनॉरिटीज़ भी है, जो कॉमन इशू पे इस पे हम इकट्ठा आते हैं। आज रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो डिसीजन महाराष्ट्र सरकार ने लिया है उसके खिलाफ, और उसके साथ साथ और भी जो इश्यूज़ है उसके खिलाफ आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं। ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नहीं है, मैं 2-3 मुद्दों पे आपके साथ बात करना चाहूँगा। ये जो विजेएनटी के एक नेता थे, उन्होंने कहा कि अभी हमें पता चला है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमारे लिए क्या किया। जैसा जैसा हमें पता चल रहा है वैसे वैसे हम उनका नेतृत्व एक्सेप्ट कर रहे हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट की भी जो जनता है वो भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नेतृत्व एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि उनको इसका एहसास हो गया अभी कि जो कुछ भी रिजर्वेशन जो शुरू में शेड्यूल कास्ट के लिए था, दलितों के लिए था, वो धीरे धीरे शेड्यूल ट्राइब को एक्सटेंड हो गया, ओबीसी को एक्सटेंड हुआ, विजेएनटी को एक्सटेंड हुआ, और जो सब कास्ट है एक एक करके इनको एक्सटेंड हुआ है। इसका सारा क्रेडिट जो है वो क्रेडिट बाबा साहेब को जाता है। वो क्रेडिट क्यों जाता है? उसका कारण यह है कि जिस कारण की वजह से ये जो सारे ग्रुप हुए वो पीछे रहे हैं मल्टीपल स्पीयर में, उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण डॉक्टर बाबा साहब ने किया। और वो विश्लेषण करने की वजह से, वो विश्लेषण जो इतना सामूहिक था, इतना व्यापक था कि वो सभी जो एक्सप्लॉइटेड ग्रुप है उसको टच करता था। इसलिए जब भी उन्होंने दलितों की बात की और जिस तरह से उसका विश्लेषण किया, उसमें आदिवासी भी आता है, उसमें ओबीसी भी आता है, उसमें विजेएनटी भी आता है, और जो तमाम सारे सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप है उसमें आते हैं। मेरा ख्याल है ये जो समझ अब निर्माण हुई है कि हम सब लोग इकट्ठा आना चाहिए एक कॉमन समस्या और कॉमन प्रोग्राम के तहत, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है नागपुर में। मैं आपको बताऊं कि आप यदि भूवेर शुद्रा बाबा साहेब की किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने उसमें लिखा है, बड़ा मार्मिक तरीके से लिखा है कि उन्होंने ये कहा है कि किसी भी संस्कृति की ताकत जो होती है, वो संस्कृति कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, कितनी ताकतवर है, ये इसी से मेजर किया जाता है कि कितने समाज के कितने तबकों को ऊपर उठाया है, उनकी लेवल ऑफ लिविंग कितनी बढ़ाई है। तो उन्होंने उसमें कहा, और मैं विजेएनटी, आदिवासी और डिनोटिफाइड ट्राइब के लोगों को कहूँगा कि वो पढ़े। मैंने विजेएनटी कॉलेज में 3 साल काम किया है, वसंतराव नाइक कॉलेज में, तो मुझे उसका एहसास है। तो उसमें जो बाबा साहेब ने कहा वो सुनिए ज़रा ठीक से, कि उन्होंने कहा हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि जिसने 16-17% अस्पृश्य क्रिएट किए,
जिसको कोई अधिकार नहीं, गांव के बाहर रहते हैं, जिन्होंने 7-8% ट्राइबल क्रिएट किए, जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ी पे रहते हैं, उन्होंने डीएनटी और विजेएनटी क्रिएट किए हैं। उनको गांव के बाहर भी रहने की जगह नहीं, पहाड़ में भी रहने की जगह नहीं, ट्राइबल की तरह वो स्पेसलेस है, घूमते रहते हैं। क्रिमिनलिटी का स्टैंप होने की वजह से जहाँ भी रहते हैं वहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। इतनी बड़ी तबका, एक डिप्राइव्ड तबका इस संस्कृति ने क्रिएट किया है। उसके अलावा 30% अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिसको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था एक ज़माने में, तो लगभग यूँ समझ लीजिए कि 60-65% ऑफ दिस कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इतने बुरी स्थिति में ला के रख दिया है। तो वो संस्कृति क्या है? जो संस्कृति 60-65% तबके को अधिकार नकारती है, गरीबी बढ़ाती है, मालन्यूट्रिशन बढ़ाती है, सिटीजनशिप राइट नकारती है, इंडिविजुअल राइट नकारती है। अब उसमें मैंने महिला को इंक्लूड नहीं किया, महिला इस ग्रुप की भी है, लेकिन हाई कास्ट की महिला भी है जिनको न प्रॉपर्टी का अधिकार, ना शिक्षा का अधिकार था, ना रिलीजियस अधिकार था। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सब तबके आज इकट्ठा हुए हैं, उनके गिरने का कारण, उनकी स्थिति का कारण हमारी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में है। भांडवलशाही में है वो अलग बात है। रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, इस बैकग्राउंड में आपने समझ लेना चाहिए कि जो इस धार्मिक व्यवस्था की, जो संस्था की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर आपको समझ लेना चाहिए कि जाति व्यवस्था जो हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था है, उसके बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन एक फीचर याद रखिएगा जिसके कारण आज रिजर्वेशन को विरोध है। वो फीचर ये है, वो वैशिष्ट्य ये है कि एक बहुत बड़े इस तबके को एक इकोनॉमिक एंड सोशल राइट नकारे है। प्रॉपर्टी का राइट नहीं, बिजनेस का राइट नहीं, एजुकेशन का राइट नहीं, और सिविल राइट नहीं, इंडिविजुअल राइट नहीं। कौन से कपड़े पहना, कौन से खाना, कहाँ रहना, ये इंडिविजुअल राइट है हर एक आदमी के, वो उनको दिए नहीं गए। तो कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़े तबके को ये अधिकार नकारती है। लेकिन वहाँ तक ये बात नहीं रुकती, समझ लीजिएगा प्लीज़। उसके पीछे जो उद्दिष्ट है वो ये है कि इस तबके को जो अधिकार नकारे जा रहे हैं, लेकिन उसके नकारे हुए अधिकार हम ले रहे हैं। सो द लॉस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, VJNT is at the gain of high caste. सिंपल डिनाइल ऑफ राइट होता तो सिचुएशन सिंपल होती, लेकिन वैसा नहीं है। I deny right to gain myself. So the loss of scheduled caste and scheduled tribe and VJNT and OBC by denying right is a gain of me. आपको जमीन नहीं, मुझे जमीन है। आपको धंधा नहीं, मुझे जमीन है। आपको शिक्षा का अधिकार नहीं, मुझे शिक्षा का अधिकार है। आपको रोजगार का अधिकार नहीं अच्छे जॉब में, क्योंकि वो मुझे मिलते हैं। आपको गांव के बाहर रहने का अधिकार, गांव के अंदर रहने का अधिकार नहीं, हमें गांव के अंदर रहने का अधिकार है। ये जो फीचर है कास्ट सिस्टम का, जिसके वजह से ये सारे तबके सफ़र कर रहे हैं, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विरोध रिजर्वेशन को इसलिए है, उसका कारण ये है, उसका मुद्दा मैं आगे ले जाऊंगा कि द हाई कास्ट गेन एट द कॉस्ट ऑफ डिनायल ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स बिकॉज ऑफ गेन टू दी बिकॉज ऑफ लॉस टू दिस कम्युनिटी। लेकिन और एक तीसरा वैशिष्ट्य है जो समझ लेना चाहिए आपने, क्योंकि हमें ताजुब इस बात का लगता है कि भाई हमें तो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से शेयर दिया हुआ है, आपको क्यों परेशानी हो रही है, आप क्यों विरोध कर रहे हो, आपका तो शेयर नहीं लिया जा रहा है। इसका कारण आपको यहाँ दिखेगा। एक तो यह है कि रिजर्वेशन देने की वजह से जो शेयर उनको मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है। जो आज 50% इन तबके को मिल रहा है वो पहले उनको मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा है, इसलिए दुख है।
प्योर इकोनॉमिक एंड मटेरियल इंटरेस्ट है विरोध में, कोई स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल नहीं है, कोई स्टेटस का मसला नहीं है। जमीन यदि शेड्यूल कास्ट को दी जा रही है इसलिए कि हमें नहीं मिलेगी, शिक्षा यदि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दी जा रही है तो पढ़ लिख के जॉब में आएगा, हमें कॉम्पीट करेगा और हमारे जॉब लेगा। यदि पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को या शेड्यूल कास्ट को तो उतनी सीटें जो हमें मिलनी थी वो अब उनको जा रही है। सो सीधा सीधा रिजर्वेशन की वजह से जो बेनिफिट हमें मिलते थे वो अब हमें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए विरोध है। इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल नहीं है, ये समझने की बात है। दूसरा मुद्दा जो मैं बता रहा हूँ आपको यह है कि एंटी कास्ट फीलिंग भी है कि ये क्यों तरक्की कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट का ये अधिकार नहीं है, ओबीसी का ये अधिकार नहीं है, विजेंटी का अधिकार नहीं है ये, या शेड्यूल ट्राइब का ये अधिकार नहीं है, ये तो हमारा है और इनको मिलना नहीं चाहिए। तो ये जो एंटी कास्ट फीलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कास्ट सिस्टम का। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा है इसके बारे में कि कास्ट सिस्टम सिर्फ ग्रुप क्रिएट नहीं करती नॉन सोशल, जिसका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुकात नहीं। अब है माइनॉरिटी ग्रुप है, पारसीज है और है, उसके उनके प्रति हेट्रेड नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के प्रति है, ओबीसी के प्रति है, विजेंटी के प्रति है, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम का एक फीचर है, एक हिस्सा है कि इनको नहीं मिलना चाहिए और इनको मिल रहा हो तो इसका हम विरोध करेंगे। ये जो विचारधारा है जाति की, ये आपने पक्की समझ लेनी चाहिए और सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि विरोध क्यों हो रहा है, क्यों प्रमोशन निकाला जा रहा है। प्रमोशन इसलिए निकाला जा रहा है कि जो सीटें इनको मिल रही है वो हमसे ली जा रही है और कोई इसके पीछे रीजन नहीं है। तो इट्स दे फील दैट इट्स अ लॉस ऑफ मटेरियल गेन, लॉस ऑफ जॉब्स। इट इज अवर प्रिविलेज, इट इज नॉट योर राइट्स, यू आर सपोज टू बी देयर वेर एवर यू आर। तो जो एंटी कास्ट फीलिंग है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विजेएनटी, ओबीसी के खिलाफ, वो रीजन है रिजर्वेशन को अपोजिशन करने का, और अपोजिशन लगातार हो रहा है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूं रिजर्वेशन के, अपोजिशन के अलग अलग ग्राउंड पे। ये एक हिस्सा इंपॉर्टेंट है जो आपने समझ लेना चाहिए, मैंने पहले भी बात की है कि डिस्पाइट ऑल दिस अपोजिशन, दुख जो दिल में है इसके बावजूद भी पॉलिटिकल लेवल में सरकार की तरफ से कभी रिजर्वेशन को विरोध हुआ नहीं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पिछले 50 साल से एक्सटेंशन 10 साल का मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब में कोई विरोध नहीं आया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई विरोध नहीं आया, बल्कि यदि सरकारी कॉलेजेस में रिजर्वेशन है तो प्राइवेट एडेड में भी दे दिया गया। तो एक लेवल पे गवर्नमेंट में सिंपैथी है, सोसाइटी में विरोध है, एकेडमिक में विरोध है, लेकिन गवर्नमेंट में सपोर्ट है। वो इसलिए है कि एक 82 शेड्यूल कास्ट की सीट है, 42 शेड्यूल ट्राइब की सीट है। ये पावर है पार्लियामेंट में जो जिसको डर के है कि ये पावर हमें नहीं, ये हम इनका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन आज महाराष्ट्र में अलग एग्जाम्पल हुआ है कि सरकार की तरफ से पहली बार, नहीं तो मुझे कोई आप एग्जाम्पल दे दीजिए कि जिसमें सरकार की तरफ से ऐसा कायदा बनाया है जिससे रिजर्वेशन विड्रॉ किया हो। नहीं, ये महाराष्ट्र से एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। कुछ साल पहले बीजेपी के ज़माने में जो रिजर्वेशन था यूनिवर्सिटीज़ में, जो मैंने किया था, मैंने एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में तो रिजर्वेशन लाया था, लेकिन साथ साथ उसमें एक और कंडीशन लाई थी कि रिजर्वेशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल, नॉट एट द डिपार्टमेंट लेवल, क्योंकि डिपार्टमेंट में उतनी सीटें होती नहीं है जिसका आप प्रोपोर्शन निकालो। वो एक्सेप्ट किया, ऑर्डर इश्यू कर दी, चला रहा। अब एसोसिएट में भी प्रमोशन रिजर्वेशन आया, प्रोफेसर में भी आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन कोई साहब चले गए वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये यूजीसी की डिसीजन जो प्रोफेसर थोरात ने ली या गलत है, डिपार्टमेंट के लेवल पे होना चाहिए। उनको यही फ़र्क समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बहुत एम्प्लॉय होते हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में 4 या 5 या 10 से कम होते हैं, कहाँ से रिजर्वेशन लगेगा। प्रोटेस्ट हुआ, मार्च आए, बीजेपी सरकार ने ऑर्डिनेंस निकाल के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को विरोध किया, सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। उसी तरह एट्रोसिटी एक्ट में जो प्रोविजन की थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को शिक्षा होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं होगी। उसके खिलाफ भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में डेमोन्स्ट्रेशन हुई, वायलेंस हुआ। बीजेपी सरकार ने ऑर्डिनेंस निकाला कि नहीं,
जो एट्रोसिटी एक्ट में प्रोविजन वही रहेगी। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि बहुत सारे सपोर्टर बीजेपी के जो रिजर्वेशन को अपोज करते हैं और करते आए हैं, मैं बताऊंगा आपको विरोध करने वाले कौन है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कभी स्टेप नहीं लिया कि रिजर्वेशन को विड्रॉ करे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार एक यूनिक सरकार है जिसने आदेश निकाल के, कोई कंपल्शन नहीं है, आदेश निकाल के रिजर्वेशन इन प्रमोशन विड्रॉ किया है। कोई ज़रूरत नहीं थी, कंटेम होता और कुछ होता, लेकिन वो रीज़न वही नहीं है। रीज़न ये है कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें फ़ायदा हो। आपको रिजर्वेशन देने की वजह से प्रमोशन में हमें नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें करना है। फिर आप लीगल आर्गूमेंट कुछ भी देते रहिए और कुछ आर्गूमेंट देते रहिए, ये मुद्दा आपने समझ लेना चाहिए। लेकिन उसके पीछे कारण यही है कि व्हाट वी गेट इज टेकन अवे बाय यू एंड वी वोंट गिव यू। तो ये महाराष्ट्र सरकार की डिसीजन जो है ये बहुत ही गंभीर और अलग तरीके से ट्रेंड निर्माण करने वाली है। ये भी हो सकता है कि और कुछ एरिया में रिजर्वेशन के खिलाफ बातें। वैसे अपोजिशन को रिजर्वेशन को विरोध हो रहा है, मैं उसमें डिटेल नहीं जाऊंगा। इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते आप, क्योंकि कंडेम करोगे, पॉलिटिकल फैक्टर भी है। तो प्राइवेटाइजेशन करो, ऑटोमेटिकली डी रिजर्वेशन हो जाएगा। द मोमेंट यू प्राइवेटाइज, रिजर्वेशन गोज। तो 93 में जब न्यू लिबरल पॉलिसी आई, प्राइवेटाइजेशन आया, तो हम गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास, फाइनेंशियल मिनिस्टर थे वो, कि ये तो रिजर्वेशन चले जाएगा। तो उन्होंने कहा सोल्यूशन क्या है? मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर में आप कुछ करो। तो 5 साल तक लड़ाई चली, एकेडमिक लड़ाई चली कि प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन का आधार डिस्क्रिमिनेशन है, ये ध्यान में रखना। अंडर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अंडर रिप्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अंडर रिप्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी नहीं है। ये कन्फ्यूजन बहुत किया जा रहा है। अंडर रिप्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बाबा साहब को सवाल पूछा था इस साउथ बेर और साइमन में कि क्या कारण है, तो उन्होंने कहा काज भी नहीं है, अनटचेबिलिटी है। तो डिस्क्रिमिनेशन इज द सोर्स ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेशन। तो हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइवेट सेक्टर माने ना, प्राइवेट सेक्टर कह रहा था कि वी रिस्पेक्ट मेरिट। हमने एविडेंस दिया, तब जाके कांग्रेस ने उस ज़माने में प्राइवेट सेक्टर की अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी लाई, जो वॉलंटरी है, सेल्फ रेगुलेटरी है, कंपलसरी नहीं, लेकिन लाई। यह सरकार जिस स्पीड से, केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ, जिस स्पीड से प्राइवेटाइजेशन कर रहा है उसकी कोई हद नहीं है। और एक शब्द भी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन होकर जब डी रिजर्वेशन होगा तो दलितों के लिए क्या करें, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन बड़े स्लो तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से इस्तेमाल करके रिजर्वेशन का सफाया करने की बात चल रही है। आपके सामने है, नागपुर एयरपोर्ट भी इंक्लूडेड है उसमें, सेंट्रल होटल इंक्लूडेड है। पता नहीं चलता, वो इसलिए पता नहीं चलता है कि ओपनली प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। क्या होता है कि शेयर यदि 51% प्राइवेट पार्टी ने लिए तो प्राइवेटाइज हो गया और आपको पता भी नहीं चलता कि ये प्राइवेटाइज हो गया। तो प्राइवेटाइजेशन जो है एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाए रिजर्वेशन के खिलाफ। फिर बहुत सारी एकेडमिक आर्गूमेंट है। रिजर्वेशन का फायदा अच्छे लोग ले रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के, क्रिमिलेयर ले रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी ले सकते हैं। अब क्रिमिलेयर को मिला या नहीं इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं है। गरीबों को फायदा नहीं हुआ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में से, इसका कुछ स्टडी नहीं है। लेकिन आर्गूमेंट देना दिखता है ना, थोड़ा सा आपका लड़का रिजर्वेशन ले रहा है, ये मीरा कुमार का लड़का रिजर्वेशन ले रहा है, ये तमाम सारे आइसोलेटेड एग्जाम्पल दे के उसके अटैक करना और फिर कहना कि इकोनॉमिक आधार बनाइए। इस शहर में के जो नेता है नॉन पॉलिटिकल पार्टी से, उन्होंने कहा, मिसेस महाजन जो लोकसभा की अध्यक्ष थी, उन्होंने आर्थिक आधार पे बात करने कहा। लिटरेचर बहुत आता है एकेडमिक में कि आर्थिक आधार होना चाहिए। इनएफिशिएंसी की बात आ रही है, कार्य क्षमता नहीं है। कोई स्टडी नहीं है कि दलितों के जो लोग हैं, आदिवासी जो है, जो गवर्नमेंट में रिजर्वेशन के थ्रू जाते हैं, वहाँ कार्य क्षमता कम है। मैंने बहुत बार इसके बारे में कहा कि अकेली स्टडी है रेलवे की, जो अश्विनी देशपांडे ने की है। रेलवे इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें स्टडी की, उसने पाया कि कोई रिजर्वेशन के वजह से इफिशिएंसी इफेक्ट नहीं होती, बल्कि A&B के शेड्यूल कास्ट के अधिकारी जो है वो हाई कास्ट के अधिकारी से और इफिशिएंट है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप किया जाता है कि वो रिजर्वेशन के थ्रू आए। तो दे वर्क हार्ड,
वट एवर इंडिकेटर यू टेक, टाइमली आ रहा है, फाइल कितनी क्रिएट की रही है, फलाना 10-12 इंडिकेटर उन्होंने लिए, उसमें शेड्यूल कास्ट ऑफिसर आर फाउंड टू बी इफिशिएंट। तो कोई आधार नजर नहीं आता, लेकिन आर्गुमेंट करना चाहिए, इसलिए ये सारा एकेडमिक में हो रहा है। आर्टिकल लिखे जाते हैं, उसमें से पॉलिटिकल लीडर पिकअप करते हैं, फिर आर्थिक आधार होना चाहिए, इसमें से अच्छे लोगों को फायदा हो रहा, गरीबों को फायदा नहीं हो रहा, इफिशिएंसी बढ़ रही है, घट रही है। मैंने ये सब आर्गुमेंट का ईपीडब्ल्यू 2016 के आर्टिकल में बड़ा अच्छी तरह समाचार लिया है और हर एक आर्गुमेंट को रिफ्यूट किया डाटा के बेसिस के ऊपर। मेरे पास समय नहीं है आपसे बात करने का। मैंने ये प्रूव किया है कि रिजर्वेशन जो है 60 to 70% जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, ये गरीबों को मिल रहा है, जो दलितों में से गरीब है, और जो अच्छे हैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थोड़े बहुत, उनका भी आप A1 जनरेशन यदि बैकग्राउंड देखेंगे कि वो भी गरीब है, 2 एकड़ वाले, 3 एकड़ वाले। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रिजर्वेशन यदि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है, कास्ट, इथनिक बैकग्राउंड, क्रिमिनलिटी, ये यदि आधार है, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है ये तो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ और गरीब दलित दोनों फेस करता है। ये गरीबी फेस नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफिसर भी करता है, क्लार्क भी करता है, सुपरिटेंडेंट भी करता है, पुलिस ऑफिसर भी करता है। तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन चाहिए और रिजर्वेशन के माध्यम से प्रोटेक्शन चाहिए। इफ यू आर डिस्क्रिमिनेटेड, इफ यू आर डिनाइड जॉब बिकॉज ऑफ योर कास्ट एंड नॉट बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिक स्टैंडिंग, तो ऐसे लोगों को आपने प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि अनरिजनेबली उनको जॉब डिनाई किया जा रहा है। तो रिजर्वेशन का आधार इकोनॉमिक स्टैंडिंग नहीं है, रिजर्वेशन का आधार जात है, जेंडर है, कास्ट है, धर्म है, वॉट एवर योर इकोनॉमिक स्टैंडिंग इज देयर, उसमें आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है। महिला पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांग रही है, कभी आर्गुमेंट आई है कि अच्छी इकोनॉमिक स्थिति की जो महिला है उनको रिजर्वेशन मत दो? वो सही कारण से नहीं आई है, वो इसलिए कि महिला कितनी भी इकोनॉमिक स्टैंडिंग की हो, उसका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है ना। 14% है महिला पार्लियामेंट में, बाकी सारे मेल है, क्यों है? कैपेबल नहीं है महिला, अपॉर्चुनिटी दे दो। आधी % पॉपुलेशन है, तो वहां इकोनॉमिक आर्गुमेंट नहीं आ रही, वहां जेंडर आर्गुमेंट आ रही है। दलितों के प्रति जो है वो कास्ट आर्गुमेंट, इकोनॉमिक आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लेना चाहिए कि हर एक तरीके से रिजर्वेशन के विरोध में अपोजिशन किया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण देके मैं खत्म करता हूं। पहला उदाहरण है बैकलॉग। आप सब लोगों को मालूम है कि कैसा बैकलॉग रहता है, क्यों बैकलॉग होना चाहिए, क्या का वजह है? राइट फ्रॉम 50s यू सी ए बैकलॉग, 1000 and lakhs ऑफ पोस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट आर लाइंग वैकेंट, क्योंकि इंटरनल अपोजिशन होता है। ये भर दी तो हमारी पहुंच जाएगी, तो इसलिए टेम्पररी बनाओ, वो हाई कास्ट को टेम्पररी बनाओ, एडहॉक बनाओ। तो बैकलॉग इज द रिजल्ट ऑफ अपोजिशन टू द रिजर्वेशन। डेटा नहीं देना, सरकार सुप्रीम कोर्ट कह रही भाई अंडर रिप्रेजेंट का डेटा दे दो और उसके बाद आप डिसीजन ले लो। सरकार डेटा नहीं दे रही है कि ABCD इसमें कितना दलितों का, ट्राइबल का, विजेएनटी का प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक्सपोज हो जाएगा। मैंने एक 5-6 दिन पहले दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेटा ढूंढा है। आपको पता होगा कि नेशनल सैंपल सर्वे, एम्प्लॉयमेंट सर्वे कलेक्ट करता है डेटा, और उसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का डेटा होता है। प्राइवेट को निकाल दीजिए और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए। महाराष्ट्र में 2004 से लेके 2017 तक, लेटेस्ट रिपोर्ट जो 17 का है, उसमें जो जो गवर्नमेंट की पोस्ट है वो 9 लाख से बड़ी है। सुन लीजिए जरा ठीक से, 9 लाख गवर्नमेंट की पोस्ट बड़ी है। वो किसको गई है? कुछ OBC को गई, थोड़ी सी ट्राइब को गई, और बाकी सारे हायर कास्ट को गई। 60% ऑफ द इंक्रीज पोस्ट 9 लाख में से वो हाई कास्ट को गई है। शेड्यूल कास्ट की कम हुई है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के प्रति ज्यादा प्रिजुडिस है। वो इसलिए है कि वो झगड़ते हैं, वो लड़ते हैं। ट्राइबल बेचारे उतने लड़ नहीं पाते। OBC भी अभी अभी आ रहा आगे, क्योंकि उससे रिजर्वेशन पे अटैक हो रहा है। तो जो न्यू बुद्धिस्ट है और शेड्यूल कास्ट है, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, उनके जगह पे और क्यों हो रही? दिस इज शॉकिंग
दैट जो 9 लाख सीटें बढ़ी है गवर्नमेंट की, पोस्ट बढ़ी है, उसमें तो शेड्यूल कास्ट का घटा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हाई कास्ट को मिला है। तो ये बातें आपने समझ लेना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा आखिरी में कि ये मान के चलिएगा कि जो कास्ट के फीचर मैंने बताए आपको, कि कास्ट का जो मूल आधार है वो ये है कि हमें अधिकार चाहिए, आपको नहीं देंगे हम, वी गेन एट योर कॉस्ट। और एंटी कास्ट फीलिंग है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि यदि यूनिवर्सिटीज में या और जगह यदि रिजर्वेशन दिया जा रहा है, औरों को कम पोस्ट मिल रही है, समझ में आ रहा है, तो हाई कास्ट ने यह पोजीशन लेनी चाहिए कि भैया उनको रिजर्वेशन दे दो, वाकई उनको पोस्ट से मिली नहीं है, लेकिन हमें सफ़र मत करो। तो उसके वे आउट क्या है? सीट बढ़ा दो, जिनको शेयर नहीं मिला है, हाई कास्ट है, माइनॉरिटीज है, उनको शेयर दे दो, तो दोनों का फायदा होगा, विन विन सिचुएशन होगी। वो नहीं है, हमको दे दो, उनको मत दे दो। मैं आपका एक बड़ा एक्सलेंट एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बार बार आपके सामने एक्सलेंट एग्जाम्पल कहता हूँ कि जब 2008 में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, फैकल्टी में और स्टूडेंट में, तब बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ दिल्ली में, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्जुन सिंह ने की थी, एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये क्या करें, कोई सोल्यूशन है? मैंने कहा बिल्कुल सोल्यूशन है। बोले क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 27% ओबीसी को देने की वजह से 27% स्टूडेंट की सीटें और फैकल्टी उनको चले जाएगी, हमारा कम होगा। मैंने कहा सर ऐसा कीजिए, आप 27 ओबीसी को दे दीजिए और एडिशनल 27 स्टूडेंट की सीट आप क्रिएट कर दीजिए, फैकल्टी की सीट कर दीजिए, पैसा दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। वैसा ही उन्होंने कहा और जो ऑपोजिशन था वो पीछे हट गया। तो करिए, जहाँ जहाँ लगता है नॉन दलित और नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोगों की कि हमारे ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो सोल्यूशन निकालिए ना। लेकिन दलित और आदिवासी और विजेंटी को अपोजिशन क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यह है कि जाति के विचार दिमाग में भरे हुए हैं कि हमारे प्रिविलेज है, आपके नहीं, और हमारा लॉस होता है आपकी वजह से, इसलिए हम आपको अपोज करेंगे। तो मैं समझता, मैं इतना ही कहूँगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विजेएनटी, ओबीसी कि यह संघर्ष जो है चलता रहेगा। नए नए तरीके ढूंढे जाएंगे रिजर्वेशन को अपोज करने के, क्योंकि इसमें उनको लगता है कि उनका सैक्रिफाइस हो रहा है, उनका शेयर कम हो रहा है, उनकी स्पेस जो है हम ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो विरोध होता रहेगा। इस तरह का जो संगठन है आपने परमानेंटली बनाना चाहिए, कॉमन इश्यू पे करिए, क्योंकि ये है ब्राह्मणिकल स्कॉलरशिप जो है ना, प्लीज समझ लीजिए, ब्राह्मणिकल स्कॉलरशिप जो है, इससे ऊंची स्कॉलरशिप दुनिया में कहीं नहीं नजर आती, क्योंकि सारा दिमाग उसी में लगाया है हजारों साल कि हमारे इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट कैसे करें और वैसे आइडियाज क्रिएट कैसे करें। दूसरों पे नहीं लगाया, साइंटिफिक रिसर्च पे नहीं लगाया, इनइक्वालिटी क्रिएट नहीं की, हैव्स एंड हैव नॉट एंड पुअर एंड नॉन पुअर, ग्रेडेड की है। इस तरह से ग्रेडेड की है कि ओबीसी को थोड़े से अधिकार शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा दिए, वैश्य को थोड़े से अधिकार ओबीसी से ज़्यादा दिए, क्षत्रिय को वैश्य से दे दिए और ब्राह्मण को सब अधिकार दे दिए। तो हर एक जात जो है अपने पोजीशन में सेफ है। उसको लगता है कि मुझे ऊपर से लात पड़ रही है तो कोई हर्ज नहीं, मुझे लात मारने के लिए नीचे है ना। यह है ग्रेडेड इनइक्वालिटी। इसलिए जो यूनिटी ओबीसी और शेड्यूल कास्ट में होने में परेशानियां होती है, वैश्य के साथ परेशानियां होती है, कॉमन प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो बनाई है हर एक को अपनी जगह संतुष्ट रखने की, इट्स ए मास्टर स्ट्रोक ऑफ ब्राह्मण स्कॉलरशिप। तो ये आते रहेगा, आपको भी ओबीसी को भी लगेगा कि हम तो ठीक है, हमें थोड़े से अधिकार दलितों के ऊपर मिल जाते हैं, वैश्य को लगता है। तो इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कम से कम जो कॉमन समस्याएं है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए तो इकट्ठा आइए, जो आज आए हो आप। मैं सबको आपको बधाई देता हूँ कि आप इकट्ठा आए हैं। प्रमोशन का रिजर्वेशन निकलना चाहिए, रिजर्वेशन के खिलाफ कोई कृति होनी नहीं चाहिए। ओबीसी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए। विजेएनटी को सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उस मेंबर था मैं, हिदायतें जो है वो मेरे पास आते थे जब कमेटी की रिपोर्ट बनी है। अभी जो नए हैं उनको भी मैंने हेल्प किया हुआ है। तो ये जो सारा डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको इस समाज में शेयर देना चाहिए, क्योंकि शेयर से उनको दूर रखा गया, हटाया गया।
पॉपुलेशन के हिसाब से या किसी भी हिसाब से जो है उनको शेयर मिलना चाहिए। कल किसी ने बहुत अच्छी बात की है, यूट्यूब पे थी, मेरा ख्याल है कन्हैया थे, उन्होंने कहा कि भैया नॉन ऑफिशियल रिजर्वेशन तो आपने हज़ारों साल से लिया हुआ है, मिलिट्री में भी है, इंटरप्राइजेस में है, लैंड में है, जॉब में है। हम तो ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो रिजर्वेशन मिलता है मिनिमम उसको हम ले रहे हैं, बाकी तो कुछ मिला नहीं। दलितों को ना ज़मीन मिली है, ना वो बिजनेस मिला है, सिर्फ रेगुलर सैलरीड जॉब में थोड़ी स्पेस मिली है, उसके वजह से ये तरक्की है, वो भी निकालना चाहते हैं। अब जिनको प्रमोशन 5 से 7 साल रुकेगा रिजर्वेशन न होने की वजह से, उसके फैमिली पे असर होगा, जो अपने एक्सटेंडेड फैमिली को वो हेल्प करता है उससे वो असर होगा। रिजर्वेशन के वजह से सिर्फ इंडिविजुअल मोबिलिटी नहीं होती कि थोड़ा सा आपको रिजर्वेशन मिला है तो उनकी तरक्की अकेली होती है, या आगलावे को रिजर्वेशन मिला है तो उनकी अलग तरक्की होती है, या गाढ़े को मिला है तो उनकी अकेले की तरक्की होती है। नहीं, उसमें ग्रुप मोबिलिटी है। वो अपने साथ 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लोगों को ले आते हैं, अपना इनकम सेक्रीफाई करते, शेयर करते। तो जो आज तरक्की नज़र आ रही है वो ग्रुप मोबिलिटी की वजह से आ रही है, जो रिजर्वेशन के थ्रू है। ये तो ये सरकार को समझना चाहिए ना, कौन सा डेटा चाहिए। और जॉब में अंडर रिप्रेजेंटेशन है, मैंने डेटा दिया हुआ है। पावर्टी शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल ट्राइब से सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ओबीसी के है, VJNT के तो पावर्टी का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। लिटरेसी रेट जो है वो शेड्यूल कास्ट में इलिटरेसी रेट ज़्यादा है, VJNT में ज़्यादा है, ट्राइबल में ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट के पास ज़मीनें नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। ये डेटा सारा नेशनल सैंपल सर्वे से आता है। कौन सा डेटा चाहिए? और ये देखना चाहिए था इस सरकार ने डिसीजन लेने के पहले कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कितना डिप्राइव्ड है कंपेयर टू अदर ग्रुप, तब जाके सोचना चाहिए था। ये छोटा सा प्रमोशन का इशू लेके यदि आप उनकी स्थिति का जायजा लोगे तो वो उससे बात थोड़ी बनेगी। तो ये प्रिजुडिस है, ये ध्यान रखिएगा, ये होता रहेगा, ये रहेगा। आप इकट्ठा आ गए, बड़ा अच्छा काम किया आपने, लेकिन इकट्ठा बन के रहिए। लगातार रिजर्वेशन पे अपोजिशन होगा, दूसरे भी अल्टरनेटिव उसमें ढूंढे जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग को आगे लेना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं कि मैं बताऊं आपको कि प्राइवेट सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। एम्प्लॉयमेंट में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, वेजेस में है, ऑक्यूपेशन में है, प्राइवेट सेक्टर में माना है वो धीरे धीरे हमारे जैसे लोग जब लिखे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के रिजर्वेशन की आपने बात करनी चाहिए। और बहुत सारे स्फीयर है, बिजनेस है, पब्लिक हाउसिंग है, एजुकेशन है, एंटरप्राइजेस है, इन सब में शेयर मिलना चाहिए ना। जहाँ जहाँ सोर्सेस ऑफ इनकम है उसमें सब में शेयर मिलना चाहिए। तो एक ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिटिक्स को और सोशल मूवमेंट को इश्यू बेस बनाओ, इमोशन बेस मत बनाइए। तो इतना ही मैं कहूँगा कि ये संघर्ष जो है चलता रहेगा। समस्या रही है तो आपका संघर्ष, आपकी यूनिटी कायम रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।